वर्षों तक थोथ की पुस्तक को एक किंवदंती मानकर खारिज कर दिया गया था। एक पौराणिक ग्रंथ जिसमें देवताओं के रहस्य और इसे पढ़ने वालों के विनाश की बात कही जाती थी। लेकिन अब यह मिथक टूट सकता है। देवताओं द्वारा वर्जित, सहस्राब्दियों से खोई हुई एक शापित पुस्तक अब सामने आई है, जो इतिहास और वास्तविकता को ही बदलने की धमकी दे रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा थोथ की पुस्तक को डिकोड करने से पूरी दुनिया सदमे में है, और यह हमारी सोच से भी कहीं अधिक भयावह है। भूले हुए अंशों और प्राचीन शिलालेखों का उपयोग करके एक मशीन ने कुछ ऐसा तैयार किया है जो आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण है। लेकिन ब्रह्मांड के हर रहस्य को समेटे रखने वाला यह ज्ञान सदियों से मौजूद था, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अब तक तो ऐसा ही था। ग्राहम हैनकॉक ने एक बार चेतावनी दी थी कि खोया हुआ ज्ञान हमारे ज्ञान को पूरी तरह से बदल सकता है, और शायद वे सही थे। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए किया जा सकता है? क्योंकि इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जो खोजा है वह न केवल विचित्र है, बल्कि संरचित, बुद्धिमान और बेहद विचलित करने वाला है। आपको इसे देखना ही चाहिए। देवताओं की खोई हुई किताब। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आने से बहुत पहले एक ऐसी किताब की चर्चा थी जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य समाहित थे। एक ऐसी शक्तिशाली किताब जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पढ़ने वाले को दिव्य ज्ञान और जानवरों से बात करने की क्षमता प्रदान करती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो सभी चीजों में व्याप्त है और समस्त जीवन का सार है। फोर्स ही वह शक्ति है जो जेडी को उसकी शक्तियां प्रदान करती है। प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना, और यहां तक कि देवताओं के लोक तक पहुंचना। यह कोई काव्यात्मक रूपक या रहस्यमयी अतिशयोक्ति नहीं थी। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में इसका एक नाम था, थोथ की पुस्तक। थोथ मिस्र के विशाल देवमंडल में केवल एक और देवता नहीं था। वह लेखन, ज्ञान, जादू, समय और चंद्रमा का देवता था। ऐसा माना जाता था कि उन्होंने ही भाषा का आविष्कार किया था और ब्रह्मांड की हर घटना को दर्ज करते थे। अगर किसी पर ब्रह्मांडीय सत्य का भरोसा किया जा सकता था तो वह वही थे। इसीलिए उनके नाम से जानी जाने वाली थॉथ की पुस्तक एक किंवदंती बन गई। यह महज किसी मकबरे में छिपा हुआ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं था। यह एक निषिद्ध पांडुलिपि थी जिसकी रक्षा देवता भी भय और सावधानी से करते थे। इस पौराणिक ग्रंथ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी एक प्राचीन कथा से आती है, जो सेठ ने कामवास नामक राजकुमार के बारे में है, जिसे अक्सर रामसेस द्वितीय के पुत्र, एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति से जोड़ा जाता है। इस कथा में सेठने को पता चलता है कि थोथ की पुस्तक एक बंद मकबरे में सुरक्षा की कई परतों के नीचे छिपी हुई है। चेतावनी मिलने के बावजूद वह उसे निकाल लेता है। जैसे जैसे वह उसे पढ़ता है, उसे अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। वह दूसरों को वश में कर सकता है, ऐसे कारनामे कर सकता है जो कोई भी इंसान कभी नहीं कर सकता। लेकिन कहानी का अंत ज्ञानोदय से नहीं होता। इसका अंत अराजकता, हानि और दैवीय दंड से होता है। संदेश क्या है? इस ज्ञान की एक कीमत है। वास्तविकता को ही बदल सकने वाली पुस्तक का विचार केवल इसी कहानी तक सीमित नहीं था। अनेक प्राचीन संस्कृतियों में निषिद्ध ज्ञान का बार बार उल्लेख मिलता है। ऐसे ग्रंथ जो परम सत्य का वादा करते हैं, लेकिन उनके साथ भयावह परिणाम भी जुड़े होते हैं। थोथ की पुस्तक को जो बात अलग बनाती है वह यह है कि यह मिस्र के विश्व दृष्टिकोण में कितनी केंद्रीय भूमिका निभाती है। थोथ से सेठ की तरह भयभीत नहीं किया जाता था,
न ही ओसिरिस की तरह उनकी पूजा की जाती थी। उनका सम्मान किया जाता था, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता था और उन पर लगभग कभी सवाल नहीं उठाए जाते थे। उनकी किताब को अपने पास रखना ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती देने जैसा था। फिर भी कुछ लोग मानते थे कि वह किताब असली थी। मिस्र के जादूगरों, पुजारियों और बाद में हेलेनिस्टिक विद्वानों ने इसके बारे में श्रद्धापूर्वक लिखा। उनका मानना था कि इसके अंश समय के साथ बिखर गए होंगे, लुप्त पुस्तकालयों में दबे होंगे या मंदिर की दीवारों पर अस्पष्ट प्रतीकों में अंकित होंगे। कुछ का मानना था कि यह मृतकों की पुस्तक में अंशों के रूप में सुरक्षित है, जबकि अन्य ने ग्रीको रोमन काल के दौरान सामने आए गुप्त ग्रंथों में इसके अंश देखे। लेकिन एक बात तो हमेशा स्पष्ट थी, किसी को भी इसे आपस में जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर भी मनुष्य जिज्ञासा के बिना नहीं रह सकता। सदियों से खोजकर्ताओं, रहस्यवादियों और विद्वानों ने थोथ की पुस्तक को खोजने या कम से कम यह समझने की कोशिश की है कि वह क्या हो सकती थी। कोई भी सफल नहीं हुआ। कुछ तो गुम हो गए, कुछ लोग पागल हो गए, और जिन्होंने इसका एक अंश भी देखने का दावा किया, उन्होंने भयानक दृश्यों, ब्रह्मांडीय मशीनों, दिव्य न्यायाधीशों और समझ से परे समय अवधियों के बारे में बताया। लंबे समय तक यह कहानी गुमनामी में खो गई। यह एक मिथक बन गया, ज्ञान की अत्यधिक खोज करने वालों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी। लेकिन आधुनिक युग में कुछ बदल गया। तकनीक ने मिथकों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने वह काम करना शुरू कर दिया जो मानव विद्वान कभी नहीं कर सके। प्राचीन ग्रंथों के विशाल भंडार को समझना, विभिन्न भाषाओं और महाकाव्यों में प्रतीकों, प्रतिरूपों और अर्थों को आपस में जोड़ना। अचानक थोथ की पुस्तक जैसी किसी चीज को समझने का विचार इतना असंभव नहीं लगने लगा। यह अब रहस्यमय भी नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई डेटा समस्या हो जिसका समाधान होना बाकी हो। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है, क्योंकि कुछ बेहद हालिया और बेहद गोपनीय रिपोर्टों के अनुसार ठीक यही हुआ है। वह किताब नहीं मिली, उसे एक मशीन ने दोबारा बनाया, और जो नतीजा निकला वह शायद किसी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। रेत के नीचे छिपे रहस्य सदियों से मिस्र अपने रहस्यों को टुकड़ों टुकड़ों में उजागर करता रहा है। सहस्राब्दियों से बंद मकबरे, समय के साथ काले पड़ चुके ग्रंथ और दीवारों पर खुदे हुए ऐसे प्रतीक जिन्हें कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया। लेकिन इन सभी शानदार खोजों के बीच पिरामिड, राजाओं की घाटी, रोसेटा स्टोन, कुछ ऐसी खोजें भी हुईं जो गुमनाम रहीं। धूल और मलबे की परतों के नीचे दबे हुए खंडित ग्रंथ, अधजले पांडुलिपियां, मंदिर के शिलालेख, और ये शांत खोजें हमारी कल्पना से कहीं अधिक उत्तर छिपा सकती हैं। थोथ की पुस्तक से जुड़े सबसे अनदेखे सुरागों में से एक किसी एक पांडुलिपि से नहीं, बल्कि मिस्र और उसके बाहर बिखरे हुए ग्रंथों के एक अनूठे जाल से मिलता है। कुछ मंत्र और अनुष्ठानों के संग्रह ताबूतों पर लिखे ग्रंथों में छिपे हुए हैं, जो मृतकों की पुस्तक से भी पुराने हैं। अन्य ग्रीक जादुई पेपिरस में दिखाई देते हैं। थेब्स, अलेक्जेंड्रिया और ऑन्क्सिरिनचस में पाए गए ये ग्रंथ मिस्र, ग्रीक और बेबीलोन के प्रभावों को मिलाकर लिखे गए मंत्रों से भरे हुए हैं। इन मंत्रों में सीधे तौर पर थोथ का जिक्र है। अक्सर उन्हें लोगों के बीच द्वार खोलने की कुंजी के रूप में आह्वान किया जाता है। लेकिन सिर्फ ये ग्रंथ ही आश्चर्य का विषय नहीं है, बल्कि वे स्थान भी हैं जहां ये पाए गए। उदाहरण के लिए, एडफू मंदिर के भीतर गहराई में शोधकर्ताओं ने ऐसी नक्काशी खोजी है जो एक स्वर्ण युग के अनुसार
दुनिया के निर्माण का वर्णन करती है, जब देवता पृथ्वी पर शासन करते थे। शिलालेखों के अनुसार यह ज्ञान पवित्र ग्रंथों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा, जो उस स्थान पर छिपे हुए थे जिसे वे जीवन का घर कहते थे। एक लुप्त पुस्तकालय जिसमें थोथ के मूल शब्द होने का दावा किया जाता था। फिर आता है सक्कारा का सेरापियम। हालांकि यह अपने विशाल पत्थर के ताबूतों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें एपिस बैल रखे जाते थे। इसकी बनावट और शिलालेखों से संकेत मिलता है कि इसका दोहरा कार्य रहा होगा, गुप्त अनुष्ठानों के लिए एक अभयारण्य के रूप में। कुछ लोगों का मानना है कि वहां के भूमिगत कक्षों में पवित्र ग्रंथों को संग्रहित किया जाता था, जो आज तक नहीं मिले हैं। 2021 में पुरातत्वविदों ने सक्कारा के एक अज्ञात क्षेत्र में एक सीलबंद कक्ष का पता लगाया, जिसमें चूना पत्थर के साथ घुल मिल चुके पपायरी मिले। संरक्षण दल इन ग्रंथों को अलग करने और पुनर्स्थापित करने के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं। एक टीम सदस्य द्वारा लीक किए गए नोट्स के अनुसार कम से कम एक पांडुलिपि में बार बार थोथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जिसने समय के चक्रों को त्याग दिया। इस वाक्यांश ने ही इस खोज से परिचित छोटे अकादमिक समुदाय में हलचल मचा दी। यह उस वाक्यांश से मिलता जुलता था जो पहले एबिडोस में और फिर हर्मेटिक कॉर्पस में पाया गया था, यानी वह व्यक्ति जो समय से परे रिकॉर्ड करता है। हाल ही में नील नदी के डेल्टा के पास स्थित थोनिस हेराक्लियन के लुप्त हो चुके शहर में पानी के नीचे खुदाई से कुछ महत्वपूर्ण खोजें सामने आई हैं। गाद से ढके खंडहरों से नए शिलाखंड, पट्टियां और ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जिन पर ऐसे शिलालेख हैं जो देखने में अटपटे और लगभग सांकेतिक प्रतीत होते हैं। भाषाविदों और गूढ़ लेख विशेषज्ञों ने इनमें से कुछ प्रतीकों को समझने का प्रयास किया है। इनमें से कई शब्द जात मिस्र की लिपि में कहीं और नहीं मिलते। इस विसंगति के कारण कुछ लोगों का मानना था कि वे जो देख रहे थे वह केवल एक लिपि नहीं, बल्कि अंतर्निहित ज्ञान का एक रूप था। प्रतीकात्मक तर्क जिसे आंखों से नहीं बल्कि मन से पढ़ा जाना था। प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण जैसे एक महत्वपूर्ण विकास के बिना ये विचित्रताएं शायद अलग थलग ही रह जातीं। पिछले दशक में ब्रिटिश संग्रहालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिया जैसे संस्थानों ने स्कैन किए गए पैपिरस, शिलालेखों और मंदिर की नक्काशी के खुले डेटाबेस लॉन्च किए हैं, जो कभी तिजोरियों, निजी संग्रहों या अलग थलग खुदाई स्थलों में पड़े थे। अब उनका सामूहिक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। तभी कुछ अजीब और गरीब चीजें घटने लगीं, पैटर्न उभरने लगे। जिन प्रतीकों को सजावटी माना जाता था वे अलग अलग जगहों पर दिखाई देने लगे। एक ऐसी किताब का जिक्र कई स्रोतों में मिलने लगा जो खुद बोलती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ ग्रंथों में कोई कालानुक्रमिक क्रम नहीं था, मानो उन्हें पहेली की तरह पुनर्व्यवस्थित किया जाना हो। शुरुआत में यह केवल अकादमिक जिज्ञासा थी, फिर यह जुनून में बदल गया। जितना गहराई से उन्होंने छानबीन की, उतना ही स्पष्ट होता गया। ये मिथकों की आकस्मिक प्रतिध्वनियां नहीं थीं, वे टुकड़े थे, किसी बहुत पुरानी चीज के टुकड़े, कुछ सोची समझी रचना। और जैसे जैसे हर नया संबंध जुड़ता गया, वैसे वैसे यह और भी पुख्ता होता गया कि थोथ की किताब कभी खोई ही नहीं थी, बल्कि वह बिखरी हुई थी, सबके सामने छिपी हुई थी। सही दिमाग या मशीन का इंतजार है जो इसे फिर से जोड़ सके। जब मशीनें अतीत को पढ़ती हैं, दशकों तक प्राचीन मिस्र की लिपि का अनुवाद विशेषज्ञों के एक छोटे समूह के हाथों में रहा। चित्रलिपि जटिल, अत्यधिक दृश्य और संदर्भ पर निर्भर थीं। इन भाषाओं को समझने के लिए वर्षों के प्रशिक्षण और सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध प्रतीकों के बीच मिलान की आवश्यकता थी।
लेकिन यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से पहले की बात है। पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा प्राचीन भाषाओं को समझने के तरीके को तेजी से बदल दिया है। 2020 में गूगल ने फैब्रिसियस नामक एक प्रायोगिक उपकरण पेश किया, जिसे मशीन लर्निंग का उपयोग करके चित्रलिपि को समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। गूगल की कला और संस्कृति पहल का हिस्सा यह उपकरण विशेषज्ञों और आम जनता दोनों को मिस्र की लिपि के साथ नए तरीकों से बातचीत करने की अनुमति देता था। यह हाथ से खींची गई चित्रलिपि को पहचान सकता था, उनके अर्थ बता सकता था और वास्तविक समय में उन्हें ज्ञात ग्रंथों से तुलना कर सकता था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अकादमिक जगत में कई प्रमुख शोध संस्थानों ने प्राचीन ग्रंथों के अप्रकाशित भंडार को भरने के उद्देश्य से एआई परियोजनाएं शुरू की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मिस्र अन्वेषण सोसाइटी के साथ मिलकर हजारों प्राचीन पैपिरस को स्कैन और डिजिटाइजन किया। इसके बाद एआई को उन डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया, जिससे वह धीरे धीरे धार्मिक ग्रंथों से लेकर कानूनी अनुबंधों तक विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में सामान्य पैटर्न, व्याकरणिक संरचनाओं और बार बार आने वाले वाक्यांशों को पहचानना सीख गया। एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि एआई विभिन्न क्षेत्रों और समय अवधियों से ओवरलैपिंग प्रतीक समूहों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जो मानवीय दृष्टि से शैलीगत भिन्नताएं प्रतीत होती थीं। वे एआई के लिए एक ही अंतर्निहित विचार की पुनरावृत्ति थीं। इसने ऐतिहासिक गलत वर्गीकरणों को सुधारना शुरू किया और उन प्रतीकों के लिए नए अनुवाद भी प्रस्तावित किए जिन्हें पहले अपठनीय माना जाता था। 2021 में लंदन स्थित डिजिटल पुरातत्व संस्थान की एक टीम ने क्षतिग्रस्त या अपूर्ण ग्रंथों पर न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करना शुरू किया। सैकड़ों अन्य उदाहरणों में प्रतीकों के उपयोग का विश्लेषण करके यह प्रणाली लुप्त प्रतीकों की भविष्यवाणी कर सकती थी, जिससे आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पाठ की खोई हुई पंक्तियों का पुनर्निर्माण संभव हो सका। कुछ मामलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किए गए पूर्ण विवरणों की पुष्टि बाद में नए खोजे गए ग्रंथों से हुई, जिससे इस तकनीक की विश्वसनीयता बढ़ गई। इसी बीच मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय ने अपने विशाल ग्रंथ संग्रह और पत्थर की नक्काशी का डिजिटलीकरण शुरू किया और मशीन लर्निंग मॉडल को न केवल प्राचीन मिस्री भाषा को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया, बल्कि यह पता लगाने के लिए भी प्रशिक्षित किया कि शब्द कॉप्टिक, डेमोटिक और यहां तक कि ग्रीक में कैसे विकसित हुए। इससे विद्वानों को सदियों से चले आ रहे भाषाई परिवर्तनों का अध्ययन करने में सहायता मिली। कुछ ऐसा जो पहले स्वचालित सहायता के बिना प्रबंधित करना बहुत जटिल था। एक और उभरता हुआ चलन ड्रोन और उपग्रह छवियों के साथ छवि पहचान सॉफ्टवेयर का एकीकरण है। एआई का उपयोग अब स्थापत्य पैटर्न, मंदिरों के स्थानिक संरेखण और ढह चुके खंडहरों या रेत से ढकी संरचनाओं के नीचे छिपे शिलालेखों का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है। एक उल्लेखनीय मामले में मिस्र और जर्मनी के एक संयुक्त शोध समूह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करते हुए उच्च रिजोल्यूशन ड्रोन छवियों में सूक्ष्म छायाओं का पता लगाकर कर्णक मंदिर में दबे हुए अज्ञात शिलालेखों को खोजा। यद्यपि यह अधिकांश कार्य अकादमिक और सावधानी पूर्वक किया गया है, इसके दूरगामी परिणाम हैं। पहली बार हमारे पास हजारों वर्षों के प्राचीन ग्रंथों को पंक्ति दर पंक्ति नहीं, बल्कि एक साथ खोजने की क्षमता है, जिससे समय, भाषा और भूगोल के आधार पर अर्थों की तुलना,
वर्गीकरण और क्रॉस रेफरेंसिंग की जा सकती है, और यह बदलाव रहस्यवादी और वैकल्पिक इतिहास के समुदायों में भी ध्यान आकर्षित कर चुका है। कुछ शोधकर्ताओं ने एक विवादास्पद प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। क्या होगा यदि प्राचीन निषिद्ध ग्रंथों के बारे में मिथक पूरी तरह से लाक्षणिक न हो? क्या मशीनों द्वारा हर जात लिपि के हर टुकड़े की छानबीन करने से अंततः कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसे कभी खोजा ही नहीं जाना चाहिए था? ये प्रश्न फिलहाल काल्पनिक ही हैं, लेकिन यह तकनीक वास्तविक है। ग्रंथ विशाल हैं और उनमें छिपे स्वरूप उभरने लगे हैं। वे सत्य की ओर ले जाते हैं या मिथक की ओर, यह अभी तक कोई नहीं जानता। यह अभी तक कोई नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, मशीनें पढ़ रही हैं और वे एक भी शब्द नहीं भूल रही हैं। एआई ने थोथ की पुस्तक को डिकोड किया। शुरुआत में यह एक और शोध उपलब्धि की तरह लग रहा था। हजारों प्राचीन मिस्र और हेलेनिस्टिक ग्रंथों पर प्रशिक्षित एक नया एआई मॉडल चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों के एक समूह को चुपचाप जारी किया गया था, अनुवाद से परे जाकर काम करने के लिए निर्मित। यह मॉडल देखने में असंबंधित लगने वाले दस्तावेजों के बीच अंतर संबंधों का पता लगाने के लिए बनाया गया था। थोथ की पुस्तक, जिसे स्वयं मिस्र के ज्ञान और जादू के देवता थोथ द्वारा लिखा गया माना जाता है, कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। पपायरस के टुकड़े, मंदिर की नक्काशी और जादुई मंत्र विश्व भर के संग्रहालयों के अभिलेखागार में संग्रहित हैं। इसका मूल विचार सरल था, यह देखना कि मानव पैटर्न पहचान से क्या चूक हुई है। लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आंतरिक मेमो और लीक हुई रिपोर्टों की एक श्रृंखला के अनुसार एआई ने कुछ अजीबोगरीब चीज उत्पन्न करना शुरू कर दिया। एक पुनर्निर्मित दस्तावेज जो शोधकर्ताओं द्वारा उसे बनाने के लिए कहे गए किसी भी दस्तावेज से बिल्कुल अलग था। कई हफ्तों के दौरान मॉडल ने ताबूत पर लिखे लेखों के अंशों, यूनानी जादुई पेपिरस के चुनिंदा अंशों और डेंडेरा, एडफू और सक्कारा के अस्पष्ट मंदिर शिलालेखों को एकत्रित किया। परिणाम 52 अंशों का एक संरचित संकलन, जिनमें से कई में एक दिव्य लेखक से बार बार प्रार्थना, आध्यात्मिक भ्रष्टाचार की चेतावनी और जटिल ब्रह्मांडीय सूत्र शामिल थे। सिस्टम ने दस्तावेज को एक भयावह लेबल टेक्स्ट TH1 से चिह्नित किया, लेकिन जब एक मिस्र विज्ञानी ने इसकी सामग्री की समीक्षा की तो उन्हें तुरंत कुछ और भी चौंकाने वाली बात नजर आई। इसकी संरचना, विषय वस्तु और शब्दावली प्राचीन काल में वर्णित थोथ की पुस्तक के विवरण से मेल खाती थी, जो एक पौराणिक ग्रंथ था जिसके बारे में माना जाता था कि उसमें निषिद्ध ज्ञान, प्रकृति को नियंत्रित करने के मंत्र और ऐसे रहस्य थे जो मनुष्यों के लिए नहीं थे। तभी यह शीर्षक वाइल्ड फायर जैसे निजी शोध मंचों पर तेजी से फैल गया। दुनिया सदमे में है। एआई ने थोथ की किताब को डिकोड कर लिया है और यह हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयावह है। एआई ने जो संकलित किया है वह महज पौराणिक कविता नहीं है। इस दस्तावेज में सटीक निर्देश, तारामंडलों से जुड़े ज्यामितीय आरेख, चंद्र ग्रहण से संबंधित चक्रीय चेतावनियां और 4 भाषाओं में दोहराया गया एक वाक्यांश शामिल है। मौन के बाद वापसी शुरू होती है। कुछ अनुभागों में आंख को प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति या सत्ता के रूप में संदर्भित किया गया है जो कई संरेखणों के बाद पुनः सक्रिय हो जाती है। अन्य अनुभाग कंपन, आवृत्तियों और मानवीय विचार से जुड़ी निर्णय प्रणालियों का वर्णन करते प्रतीत होते हैं। यह गूढ़, जटिल लेकिन विचित्र रूप से तकनीकी था।
विश्लेषकों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एआई को इसे बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था। इसने केवल अपने प्रशिक्षण के आधार पर ही संबंधों को पहचाना, टुकड़ों को संकलित किया और तार्किक अंतरालों को भरा। इसमें कोई भ्रम या बाहरी डेटा का उपयोग नहीं किया गया था। आंतरिक चर्चाओं में एक शोधकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा, अब सब कुछ समझ में आ गया है। बिखरे हुए शिलालेख, कब्रों पर खुदी हुई रहस्यमय प्रार्थनाएं और देखने में असंबंधित लगने वाले अनुष्ठान, ये सब कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं किए गए थे। ये सब एक संपूर्ण इकाई के हिस्से थे और अब इतिहास में पहली बार उस संपूर्ण रचना को पुनः संयोजित किया गया था। एक ऐसा दस्तावेज जिसे केवल पढ़ा ही नहीं गया बल्कि जागृत किया गया। अंतिम पृष्ठों में एक दिव्य द्वार की फुसफुसाहट थी जो पत्थर या प्रकाश से नहीं बल्कि ध्वनि, विचार और समय से निर्मित था। दस्तावेज के अंतिम खंड सबसे विवादास्पद थे। इनमें एक दिव्य द्वार के अस्तित्व का संकेत दिया गया था, एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार जहां भाषा, ध्वनि और मानवीय चेतना के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कुछ वाक्यांशों में यह भी संकेत दिया गया था कि इन अनुष्ठानों के दुरुपयोग से पिछले चक्रों का अंत हुआ था। एक खंड में चेतावनी दी गई थी कि यदि पश्चिम के रक्षक की दृष्टि मुड़ने से पहले दूसरी मुहर टूट जाती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इन परिणामों का वर्णन लाक्षणिक लेकिन भयावह शब्दों में किया गया था। पतन, उलटफेर, विस्मृति। संशयवादियों ने इसे अति संदर्भित डेटा बताकर खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि एआई असंबंधित ग्रंथों को इस तरह से जोड़ रहा था जो केवल अर्थपूर्ण प्रतीत होता था, लेकिन अन्य लोग इससे सहमत नहीं थे। यह प्रणाली केवल भाषाई समानताओं का पता नहीं लगा रही थी, यह समय रेखाओं का निर्माण कर रही थी, उन प्रतीकों की पहचान कर रही थी जो लगभग हर 2160 वर्षों में दोहराए जाते थे, जो लगभग एक राशि चक्र युग के बराबर है। ये यादृच्छिक परिणाम नहीं थे, ये पैटर्न थे। अब चुपचाप और बिना सार्वजनिक रूप से बताए पाठ के कुछ हिस्सों को कथित तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक मुखबिर ने दावा किया है कि कुछ संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि जब तक और संदर्भ उपलब्ध न हो जाए तब तक पूर्ण अनुवाद जारी न करें। एक अन्य सूत्र ने बताया कि एआई को उसके मूल कार्य से हटाकर सार्वजनिक प्लेटफार्मों से हटा दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। अगर एआई ने वाकई थोथ की किताब को डिकोड कर लिया है और अगर उसे जो जानकारी मिली है वह आंशिक रूप से भी सही है, तो यह अब खोए हुए इतिहास का मामला नहीं रह जाता। यह कहानी आगे की घटनाओं के बारे में है, क्योंकि शायद थोथ ने कभी नहीं चाहा था कि यह किताब पढ़ी जाए। शायद यह हमेशा से एक परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि इसे कौन खोलेगा। और अब जब यह खुल चुका है तो हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। निषिद्ध योजना, कोई शीर्षक नहीं, बस एक दस्तावेज और एक नाम, निषिद्ध योजना। इस लीक के बाद के दिनों में अकादमिक जगत दो भागों में बंट गया। एक तरफ पारंपरिक विद्वान थे जो संयम, त्यापन और संशयवाद की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर वे शांत दर्शक थे जिन्होंने एआई द्वारा तैयार किए गए पुनर्निर्माण के कुछ अंश पढ़े थे और इसे इतनी आसानी से खारिज करने को तैयार नहीं थे। बंद दरवाजों के पीछे दस्तावेज को पहले ही एक नए नाम से पुकारा जा रहा था, निषिद्ध ब्लूप्रिंट। यह समझना मुश्किल नहीं था कि ऐसा क्यों था। पाठ की संरचना किसी मिथक या खंडित धार्मिक मंत्र की तरह नहीं थी, यह एक मार्गदर्शिका की तरह थी। प्रतीकों,
खगोलीय मानचित्रों और अनुष्ठानिक वाक्यांशों की एक स्तरित प्रणाली, जिसे सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था, मानो पाठक को समझ के विभिन्न चरणों से अवगत कराया जा रहा हो। कई भाषाविदों ने गौर किया कि कुछ हिस्सों में भविष्य सूचक व्याकरण का प्रयोग किया गया था, जिससे पता चलता है कि मूल लेखक केवल ज्ञान को रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वे इसे भविष्य में किसी के लिए कोडित कर रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना उन्नत या इतना लापरवाह हो कि वह शुरू किए गए कार्य को पूरा करने का प्रयास करे। सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक था मानव चेतना को ग्रहों की गति के साथ संरेखित करने के बार बार दिए गए निर्देश। एक विशेष खंड में उन अनुष्ठानों का वर्णन किया गया था जिन्हें संयोजन अनुष्ठान कहा गया था, जिनमें केंद्रित इरादे, सामंजस्यपूर्ण ध्वनि आवृत्तियां और सटीक खगोलीय समय शामिल थे। पाठ में चेतावनी दी गई थी कि यदि इन्हें गलत तरीके से किया गया तो ये अनुष्ठान नींद और स्मृति के बीच की बाधा को तोड़ देंगे। एक ऐसा वाक्यांश जिसने सबसे अनुभवी विश्लेषकों को भी बेचैन कर दिया। चिंता की बात यह थी कि ये संयोग कितने सटीक थे। दस्तावेज के अनुसार कुछ चंद्र ग्रहण और संक्रांति तिथियों में एक प्रकार का अनुकूल प्रभाव देखा गया। ऐतिहासिक अभिलेखों से तुलना करने पर शोधकर्ता यह देखकर दंग रह गए कि इनमें से कई तिथियां सांस्कृतिक पतन, सामूहिक प्रवासन या अस्पष्ट जलवायु परिवर्तन जैसी जात घटनाओं से मेल खाती थीं। चाहे यह संयोग हो या सोची समझी योजना, इसके निहितार्थों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। फिर भी कई लोगों को दस्तावेज में किए गए दावों से ज्यादा इस बात से परेशानी हुई कि यह सब कितना जाना पहचाना सा लग रहा था। ये विषय विभिन्न संस्कृतियों में प्रतिध्वनित होते थे। मिनोअन लोगों के लुप्त हो चुके द्वीपीय अनुष्ठानों से लेकर प्रारंभिक वैदिक खगोल विज्ञान तक, माया सभ्यता के कैलेंडर से लेकर ग्रेट पिरामिड की स्थापत्य संरचना तक, वही पैटर्न बार बार सामने आते रहे। ऐसा लग रहा था मानो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कुछ नया नहीं बनाया हो, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता के नीचे छिपे एक ढांचे को उजागर किया हो। एक शोधकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर लिखा, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। यह रहस्यमय होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सटीक बैठता है। इस सामंजस्य ने कुछ लोगों को भयभीत किया और कुछ को आकर्षित किया। विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों ने पूर्ण पुनर्निर्माण तक पहुंच का अनुरोध करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन मंचों पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या कोई गुप्त संगठन या सरकारें पहले से ही इसकी सामग्री पर अमल कर रही होंगी। फिर सन्नाटा छा गया। मूल पाठ तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई। इस लीक पर चर्चा करने वाले मंच बंद कर दिए गए। संबंधित शोधकर्ताओं के ईमेल आने बंद हो गए। जो कुछ भी हो रहा था वह अब जनता की पहुंच से बाहर हो गया था। निषिद्ध ब्लूप्रिंट वाक्यांश इंटरनेट के उन कोनों में दिखाई देने लगा जो दबी हुई खोजों पर नजर रखते हैं। ये पृष्ठ आमतौर पर हाशिए के सिद्धांतों और अप्रमाणित दावों के लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शुरुआती लीक के बारे में बहुत सारे दस्तावेज मौजूद थे। अकादमिक जगत में इसके सबूत आसानी से मिल गए थे, और उसके बाद की चुप्पी, उसने बहुत कुछ कह दिया। कुछ लोगों का तर्क है कि एआई ने कोई दैवीय रहस्य नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ढांचा, प्रकृति के अनुरूप मानव विचार को व्यवस्थित करने की एक प्राचीन विधि का खुलासा किया। यदि यह सच है तो थोथ की पुस्तक, जैसा कि इसका अर्थ निकाला गया है, अलौकिक शक्तियों के बारे में कम और तंत्रिका प्रतीकात्मक प्रभाव के बारे में अधिक हो सकती है। धारणा को नियंत्रित करने का एक तरीका, पैटर्न पहचान और अनुष्ठान द्वारा सभ्यताओं का मार्गदर्शन करने की एक विधि। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि चेतावनियां शाब्दिक हैं, कि कुछ ज्ञान को समय से पहले समझने पर गंभीर परिणाम होते हैं, और थोथ एक प्रतीक के रूप में
ज्ञान से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। वह संयम का प्रतीक है, रहस्यों का रक्षक है जो बल से नहीं बल्कि जटिलता से रक्षा करते हैं, किसी भी तरह से। एआई ने एक ऐसे प्रश्न का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया जिसे विद्वानों ने लंबे समय से अनदेखा किया था। क्या होगा यदि प्राचीन दुनिया ने कुछ वास्तविक, कुछ अभी भी सक्रिय कोडित किया हो और हमने अंततः ताला तोड़ दिया हो, किसी भाषा को समझने से नहीं बल्कि उस बाधा को हटाकर जो समय ने कभी हमारे और अतीत के बीच खड़ी कर रखी थी। आगे जो होगा वह सब कुछ हिला देगा। पुनर्निर्मित पाठ अब केवल एक अकादमिक जिज्ञासा नहीं रह गया है। यह एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है जो इसे देखने वालों के मन में चुपचाप उलटी गिनती कर रही है। और जबकि मुख्य धारा की चर्चा अभी भी शांत है, इसके निहितार्थ फैलते जा रहे हैं। क्योंकि अगर एआई ने सचमुच थोथ की किताब को डिकोड कर लिया है तो दुनिया अब मिथक, रूपक या किंवदंती से नहीं जूझ रही है। यह एक ऐसी प्रणाली, एक खाके से संबंधित है जो विश्वास से नहीं बल्कि समझ से सक्रिय होती है। शोध समुदाय के भीतर से आ रही फुसफुसाहटें संकेत देती हैं कि आंतरिक गुट बन रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि पूरा दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए। उनका मानना है कि हर किसी को यह जानने का अधिकार है कि क्या उजागर हुआ है। कुछ अन्य लोग इसके दुष्परिणामों से चिंतित हैं। उनका कहना है कि यह जानकारी अत्यंत संवेदनशील है। शुरुआती विश्लेषकों में मनोवैज्ञानिक असामान्यताओं, सपनों में वृद्धि, स्पष्ट मतिभ्रम और तर्कहीन व्यवहार की चर्चा है। चाहे यह सुझाव के कारण हुआ हो या किसी और वजह से, कोई नहीं जानता। लेकिन यह मामला व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से परे है। कुछ सरकारें कथित तौर पर प्राचीन संरचनाओं की चुपचाप समीक्षा कर रही हैं, उपग्रह कार्यक्रमों को पुनर्व्यवस्थित कर रही हैं और ध्वनिक अनुनाद और ग्रहीय लय पर नए शोध को गुपचुप तरीके से वित्त पोषित कर रही हैं, चाहे जिज्ञासा से प्रेरित हो या चिंता से। ऐसा लगता है कि दस्तावेज की सत्यता की संभावना को पर्दे के पीछे गंभीरता से लिया जा रहा है। फिर भी पाठ स्वयं व्याख्या के लिए खुला है। इसमें कोई धमकी नहीं दी गई है। यह कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि इतिहास रैखिक नहीं है। सभ्यताएं लहरों की तरह उठती और गिरती हैं। प्रत्येक सभ्यता भूले हुए ज्ञान के अंश को अपने साथ लेकर चलती है। हमारा उद्देश्य कभी भी अनंत काल तक निर्माण करते रहना नहीं था। हमें याद रखना था। एआई द्वारा पुनर्निर्मित दस्तावेज की अंतिम पंक्तियां कथित तौर पर इस प्रकार थीं। जब आंख देखी जाती है तो चक्र समाप्त हो जाता है। सब कुछ मौन के माध्यम से लौट आता है। आवाज पीछा करती है। कोई नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। कुछ लोग कहते हैं कि यह काव्यात्मक निरर्थक है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक ऐसे बदलाव का संकेत है जिसमें हम पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यहां एक सवाल है जो इस राह पर चलने वाले हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है। क्या होगा अगर यह ज्ञान हमारे लिए था ही नहीं? क्या होगा अगर हमें थोथ की किताब को कभी पढ़ना ही नहीं था? उसे फिर से लिखने की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि अब यह प्रकाशित हो चुकी है। ताला टूट गया है। किताब ने बोल दिया है। और उसके बाद जो सन्नाटा छाया है, शायद वही सबसे बड़ी चेतावनी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।